नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। हस्तक्षेप के कार्यक्रम जनगण के मन की बात में आज हमारे साथ दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह दो मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे नमस्कार। मेहमान रतनगढ़ राजस्थान से स्वामी आत्मविश्वास जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका भी जनगण के मन की बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज खबरें तो बहुत सी हैं, हालांकि इतवार को खबरें थोड़ा कम हुआ करती हैं, लेकिन चूंकि ये महीने का अंतिम रविवार है तो सबसे बड़ी खबर इस समय जो है वो मंग की बातें होती हैं। तो मंग की बातें जो है वो आज बड़ी खबर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मन की बात अपने कार्यक्रम में संबोधित किया और बहुत सी बातें उन्होंने की। और जिस तरीके की मतलब उनका हमेशा मन की बात कार्यक्रम जो है वो देश की असल समस्याओं से हटकर होता है और फील गुड फैक्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चला आ रहा है, वो फील गुड फैक्टर जो है वो प्रधानमंत्री के हर संबोधन में दिखाई पड़ता है। तो वो भी आज का भी जो कार्यक्रम था मन की बात, वो भी बहुत ही फील गुड वाला था और प्रधानमंत्री ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की। बातें बस प्रधानमंत्री अच्छी अच्छी करते हैं। अच्छी बातों के बीच में जो है वो अच्छे दिन जो है वो गायब हो गए हैं दरअसल, और वो किसी की जुआ पे आ नहीं रहे हैं। वो अच्छे दिन गए कहाँ हैं? हम लोग तलाश जारी रखेंगे उन अच्छे दिनों की। और आज हम जो है प्रधानमंत्री के भाषण के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे और फिर ये चर्चा करेंगे कि कुल मिलाकर के कि मसला जो है प्रधानमंत्री ने क्या कहा और बाकी और खबरें जो है क्या चल रही हैं। अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दूसरा कि हमारा कोई भी एनजीओ, कोई कॉरपोरेट, कोई सीएसआर, कोई राजनीतिक दल, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद ट्रस्ट, कोई बौद्धिक समूह, कोई हमारा स्पॉन्सर नहीं है और हम लोग जो है वो श्रमजीवी पत्रकार हैं। तो हम उसी तरीके से अपनी कार्यक्रम करते हैं। तो इस बात को जो है मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में अपनी जो थी वो दो तीन जो थी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। एक तो प्रधानमंत्री ने एक बताया कि लाइब्रेरी की महत्ता पर जो है प्रधानमंत्री ने वो बहुत जोर डाला और ये बताया कि तमिलनाडु में एक जो है वो बार्बर हैं, उन्होंने अपनी दुकान के कोने में जो है वो एक बना ली है छोटी सी लाइब्रेरी, उसमें किताबें रखते हैं। एक कोई महिला है वो स्कूटी पर उन्होंने जो है वो छोटा सा मिनी पुस्तकालय बना लिया है। अब वो स्कूटी पे जो है वो लेके चली जाती हैं। तो ये जो बात कही प्रधानमंत्री ने लाइब्रेरी की महत्ता को लेकर के, तो ढींगरा जी बात तो प्रधानमंत्री ने अच्छी कही। इसमें दिक्कत क्या है लाइब्रेरी की महत्ता पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए, लाइब्रेरी तो हमारे हर हर चौराहे पर होती है, हर कॉर्नर पर है हिंदुस्तान के। आप ये देखिए, एक छोटा सा चाय वाला होता है जो थड़ी पे चाय बेचता है, उसकी कोई दुकान नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे ही स्टोव लगा के टिया बना के बेचता है। वो भी दो अखबार को सब्सक्राइब करता है कि जो कस्टमर उसके यहाँ आते हैं वो अखबार पढ़ते हैं उसके यहाँ। ये भी तो एक लाइब्रेरी हुई ना, डेली की लाइब्रेरी है। इसका मतलब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री ने चाय नहीं बेची है, क्योंकि अगर चाय बेची होती प्रधानमंत्री ने तो इस संस्कृति से प्रधानमंत्री अवगत होते। सर मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, छोटे से छोटा चाय वाला भी के यहाँ आपको अखबार मिलेगा, अखबार नहीं मिलेगा। हालांकि वो पढ़ना नहीं जानता है, वो पढ़ना नहीं जानता है, पर फिर भी वो जो लोग आते हैं उसके यहाँ, चाहे वो पन्ने को उल्ट पुल्ट करें, चाहे कुछ करें, पढ़े या ना पढ़े, पर वो दो अखबार को सब्सक्राइब जरूर करता है। वो भी लोकल लैंग्वेज के, इंग्लिश के नहीं होंगे उसके पास, ज्यादातर वो हिंदी के ही लैंग्वेज के या लोकल लैंग्वेज में, लोकल वाले में लोकल वाला लैंग्वेज को वो सब्सक्राइब करता है। वो इंग्लिश अखबार को नहीं सब्सक्राइब करता है।
ये ज्यादातर है। सर जी स्वामी जी। प्रधानमंत्री ने सर अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री जी ने लाइब्रेरी की महत्ता को स्वीकारा, आपने ये कहा, ठीक है। अब लाइब्रेरी की महत्ता को कौन स्वीकारता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने आज का एमएलए रामावतार फिल्म देखी होगी, राजेश खन्ना की। सुना है। राजेश खन्ना ने उसमें एमएलए का रोल किया था। वो नाई थे उस फिल्म में, और उनको किसी आनंद फानन में बना दिया गया था एमएलए, और मुख्यमंत्री बना दिया गया था ये। और जब वो मुख्यमंत्री बने, एकदम अनपढ़ थे, तो बोले जी, लोग बोले जी तो शिक्षा मंत्रालय किसको दोगे? बोले उसकी तो हमें जरूरत है सबसे ज्यादा, वो तो हमारे पास रहेगा। ठीक है सर। अब आपने जब ये बात कही तो इसी पे मैं याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री जो है वो लाइब्रेरी की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन यही सरकार जो है, जो जेएनयू में 24 घंटे लाइब्रेरी खुला करती थी, उस लाइब्रेरी को बंद कर देती है, उसका टाइम सीमित कर देती है, और उस पर जेएनयू में बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। यही सरकार जो है जेएनयू में लाइब्रेरी का फंड जो है, मतलब लाइब्रेरी की जो एडवाइजरी कमेटी है, उसकी मीटिंग में 2018 में बताया गया था कि जो लाइब्रेरी का फंड 8 करोड़ रुपए था, वो 8 करोड़ रुपए से घट के 1.7 करोड़ रुपए रह गया। वाह। तो ये इस सरकार की ये महत्ता जो है, ये महत्ता है, ये प्रधानमंत्री जिसको जो समझा रहे हैं पूरे देश को। मतलब प्रधानमंत्री किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं? मतलब ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं और आपके सामने एक कैमरा है और आपके जो संचार के संसाधन है उन पे आपका कब्जा है, तो इस मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे और देश उस पर सवाल नहीं करेगा। देश सवाल करेगा ना। देश सवाल ये करेगा कि जो जितनी लाइब्रेरीज जो हैं उनको कितना फंड जा रहा है, जब सरकार ये आंकड़ा जारी करे, क्योंकि आंकड़े तो सरकार के पास होते नहीं है। पिछले 6 सालों में कितनी लाइब्रेरीज बंद हुई, कितनी लाइब्रेरीज में कितने लाइब्रेरियन के नए पद हुए, इस सरकार ने कितनी नई लाइब्रेरियां हैं जो खोली जाए, ये भी प्रधानमंत्री हमारे देश को बता देते तो बड़ी कृपा होती। कितने गांव में लाइब्रेरी खोली है, कितने गांव में लाइब्रेरी खोली है, कितने गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली है गरीब इलाकों में, ये भी बता देते जी। सबसे ज्यादा जरूरत तो उन लोगों को है। अमलेंदु जी, एक और महत्ता है इसमें, ये लाइब्रेरी की महत्ता प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, इसमें एक और महत्ता है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाइब्रेरीज में से पुस्तक वो आ रही है जो आरएसएस का एजेंडा है, विचारधारा वाली आ रही है। इसलिए ये धीरे धीरे देश को बता रहे हैं लाइब्रेरी की ओर बढ़ो। और इधर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में डिसलाइक आ रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर कार्रवाई हो रही है, इधर से हटो, लाइब्रेरी की ओर बढ़ो। अब सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट मत करो, देखो मत, लाइब्रेरी में जाके जो हमने जो हमारे पार्टी ने जो बुकें छापी हैं उनको पढ़ो, उनको पढ़ो। ये अच्छा, अब लाइब्रेरी पे ही बात प्रधानमंत्री ने नहीं करी। प्रधानमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र के किसानों को किसी कंपनी ने जो है वो मक्का खरीदने पे जो है वो बोनस दिया है, और नए कृषि कानून जो है वो बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। ये अभी जो है वो शुरुआत हुई है, छोटा है। अब प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि मक्का पे बोनस मिला है। प्रधानमंत्री का जब मन की बात जिस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक फोन आया, और एक किसान का ही फोन था, और उन्होंने कहा कि मक्का जो है वो 800 रुपए कुंटल भी जो है कोई खरीदने वाला नहीं है। धान जो 3,000 रुपए कुंटल बिका करता था, वो 1,300 रुपए में कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कंपनियां जो है वो बोनस दे रही है मक्का पे, तो भाई उत्तर प्रदेश में जाके खरीद लो, मैं पता दिए देता हूं। प्रधानमंत्री उस कंपनी से कहें मैं पता दिए देता हूं, जाके उत्तर प्रदेश के किसानों का मक्का खरीद लो। देखो, मक्का का दाम नहीं मिल रहा है, बाजरा का दाम नहीं मिल रहा है, उसका दाम नहीं मिल रहा है, धान का दाम नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं अब आलू जब किसान के पास नहीं रहा तो आलू 40-50 रुपए पाया में मिल रहा है।
नहीं तो 4 रुपए किलो नहीं। और जैसी किसान का आ जाएगा तो किसान का आलू फिर वो 8 रुपए किलो बिकेगा। सर बात सही है। और एक और बात कही है सर प्रधानमंत्री जी ने, एक और बात कही है, वो ये कि जम्मू कश्मीर में लोग वो स्लेट और पेंसिल बनाने पर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हाँ हाँ, आत्मनिर्भर हो रहे हैं स्लेट और पेंसिल बना करके। हाँ, जबकि हाँ, हाँ, देश आत्मनिर्भर हो रहा है टेक्नोलॉजी में कहीं और। हाँ, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी नहीं, और आज प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने जो दूसरी बड़ी बात कही, एक और कहा, लोकल फॉर वोकल, और लोकल पे जो है वो ध्यान दीजिए और लोकल का माल खरीदिए। अब प्रधानमंत्री से पूछा जाए, आप मतलब देश को क्या बताना चाह रहे हैं? लोकल का माल खरीदिए, लोकल फॉर वोकल, यानी जो है आप देश के बाजारों को तबाह करके जियो मार्ट जो है वो इतना भारी निवेश कर रहा है। वो जियो मार्ट किसकी रोजी रोटी खा रहा है? लोकल दुकानदार की, जो लोकल की दुकानदार है उसकी खा रहा है। और उस जियो मार्ट, नहीं, उस जियो मार्ट में निवेश किसका है? उस जियो मार्ट में निवेश फेसबुक का है, उसमें अमेरिका की और कंपनियों का है, यूके की कंपनियों का है। तो ये तो मतलब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि जियो मार्ट से सामान मत खरीदो? मुझे लगता है प्रधानमंत्री को ये अपील कर देनी चाहिए थी कि अब जियो मार्ट से सामान मत खरीदो, अपने बराबर का बनिए की दुकान है उससे मत खरीदो। अगर प्रधानमंत्री ये कहते, मुझे लगता है कि काफी अच्छा होता। और अगर छूट गया प्रधानमंत्री तो दोबारा एक अपील जारी कर दे। ये अपील जारी करेंगे तो लास्ट अपील होगी सर ये अपील जारी करेंगे तो लास्ट एक और बात, नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, बात एक और है, ये जो जियो मार्ट है, ये तो लोकल सब्जी वालों का, जो वेंडर आपकी गली में आता था या जो सड़क के किनारे खड़ा होता है, आपकी सोसाइटी के बाहर खड़ा होता है, उसको भी खत्म करने की ही चाल है कि वो बेच ही नहीं पाएगा, वो उस चीज को दे ही नहीं पाएगा, उससे लोग लेंगे नहीं, उससे लोग लेंगे नहीं कि वहां जो चीज मिल रही है वो ज्यादा हरी भरी दिखाई देके चमकीली पैकिंग में मिल रही है, और जो रोड साइड पे मिल रही है वो चमकीली पैकिंग में तो मिलेगी नहीं। वो बेचारा चमकीली पैकिंग करेगा तो कमाएगा कहाँ से? हाँ, उनको खत्म करके तो उनको पनपाया जा सकता है सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको खत्म करके तो पनपाया जा सकता है। तो वो लोकल फॉर वोकल कैसे हो गया? लोकल के लिए हो गया, वही लोकल को ही तो खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था, नहीं, प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए था, मैं लोकल को खत्म कर रहा हूं और आप लोकल के अंदर आ जाइए। नहीं, लोकल फॉर वोकल भी कहेंगे, और आप जो है वो कोयला का खनन जो है उसे खोल लेंगे प्राइवेट कंपनीज के लिए, हवाई अड्डे आप बेच देंगे प्राइवेट कंपनीज को, रेल आप बेच देंगे प्राइवेट कंपनीज। क्या लोकल रह गया भाई? क्या लोकल है? सब कुछ बिक गया तो लोकल क्या हुआ? लोकल क्या हुआ? सब कुछ जब बेच दिया आपने। बहरहाल प्रधानमंत्री बातें जो है बहुत अच्छी होती हैं, और ये भी जो है अच्छी बातें हैं प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री को अच्छे दिनों की बात नहीं कर रहे हैं। बस अफसोस यही है, प्रधानमंत्री को अच्छे दिनों की बात जो है करना चाहिए, और मुझे लगता है कि देश को जो है उन्हें बार बार याद दिलाते रहना चाहिए कि अच्छे दिन जो है वो कहाँ चले गए प्रधानमंत्री जी। जी, एक बात और कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले रैली में बोला, एक रैली में बिहार में बोला कि ओपोजिशन ने काम नहीं करने दिया 10 साल नीतीश को। मतलब बिहार में काम नहीं करने दिए क्या? नीतीश का हाथ पकड़ के रखा कि ये काम नहीं करना है, आपने बिजली नहीं पहुंचानी है, आपने सड़कें नहीं बनवानी है, आपने हॉस्पिटल नहीं खोलने हैं। क्या ये नीतीश को पकड़ के रखा हो किसी ने? अगर नीतीश को पकड़ के रखा, इसका मतलब वो कैपेबल नहीं है। अगर किसी सरकार को कोई रोकता है तो वो कैपेबल नहीं है ना, प्रशासन ही कैपेबल नहीं है। तो आप क्या 10 साल से घास छील रहे थे क्या? या सेंट्रल गवर्नमेंट भी घास छील रही थी क्या? कि पूछने के बाद कि
काम नहीं करने दे रही है। नीतीश बेचारे को काम नहीं करने दिया, बेचारे नीतीश कुमार जी को। क्या कमाल की बात है। ये बात कहने से पहले कुछ तो देख लेते प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी ऑफिस की बात कर रहे हैं या आप अपने राज्य की बात कर रहे हैं। आपने तो वादा किया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, 1.25 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा, वो कहाँ गया? हाँ, वो कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ है? और अच्छा, और नीतीश कुमार भी अब पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ही कम से कम उस पैकेज पर, नीतीश कुमार अभी इस चुनाव की नहीं, नीतीश को इस चुनाव में जब प्रधानमंत्री के साथ रैली साझा कर रहे थे तो फिर से बात कही जाएगी कि प्रधानमंत्री जी हमने आपसे मांगा था, 5 साल हो गया हमको स्पेशल पैकेज मांगे हुए, आपने अभी तक हमको स्पेशल पैकेज नहीं दिया, स्पेशल पैकेज दीजिए। एक शब्द तो नीतीश कुमार ने स्पेशल पैकेज पे नहीं कहा। अरे अमलेंदु जी, जिस सरकार के पास जीएसटी देने का पैसा नहीं रहा, वो सरकार जो स्टेट से पैसा लिया हुआ है वो क्या स्पेशल पैकेज दे देंगे क्या किसी को? बिल्कुल नहीं। वो 1 रुपया नहीं दे पाएगी सरकार। ये जो वादे कर रहे हैं फ्री कोरोना वैक्सीन का या कोई चीज का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं फ्री कोरोना वैक्सीन किसी गरीब को भी मिल जाए ना तो भी गनीमत होगी। नहीं, सवाल ये है कि मिलनी क्यों नहीं चाहिए। मेरा तो पहले दूसरा है, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये महामारी जनता खुद लेकर के नहीं आई है। हाँ, सबको 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 और देखिए पोलियो की वैक्सीन लगी, बीसीजी के टीके लगे, सब फ्री लगे ना, सरकारों ने इंतजाम किया ना। ऐसा तो चेचक की वैक्सीन लगी, सब फ्री अब तक लगते रहे ना, सरकारें ही इंतजाम करती थी। तो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती है? मतलब आप जब ये बात कर रहे हैं कि बिहार में हम फ्री वैक्सीन देंगे, इसका मतलब कि आप जो है देश को ये बताना चाहते हैं कि सरकार जो है वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है वैक्सीन की। मतलब तो यही हुआ ना। मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं अभी। मैं आप ऑफ द रिकॉर्ड कह लो कि जो ये वैक्सीन आएगी इसका प्राइस होगा, कुछ भी कह लें आप, जो इसका प्राइस होगा, चाहे वो 1000 रुपया रखा जाए, चाहे वो 2000 रुपये रखा जाए, 3000 कह के 1000 रुपया लिया जाएगा कस्टमर से कि आपको हम सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, आपको 1000 रुपया ही देना पड़ेगा। ये प्राइस तो आपको पे करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लीजिए। और सबसे पहली बात मैं अमलेंदु जी एक और बात बता रहा हूं, जो लोग इस समय तंग आ चुके हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कहेंगे कि ठीक है पर हमें प्रोवाइड कराई जाए, उसकी कालाबाजारी ना हो। देखिए, लोग पेमेंट करने को भी तैयार होंगे बशर्ते कि कालाबाजारी ना हो इस वैक्सीन की। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जो कोरोना में जो मेडिसिन लगी है, एक एक इंजेक्शन जो 5000 का था वो 25-25 हजार, 80-80 हजार में बिका है कालाबाजारी में। जबकि उसका ये आ गया WHO का कि उसका कोई रिजल्ट खास नहीं निकला उन दवाइयों का। वो एक अलग बात है, क्योंकि ये पैनाडेमिक है, हर कोई इलाज करने की कोशिश कर रहा है कि इससे शायद ठीक हो जाएगा या इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका इलाज तो कोई है ही नहीं है इस चीज का, कोरोना का। ये तो आपका अंदर का एंटीबॉडी बनेगा तो वो इंटरनल बनता है, तभी वो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं है। इसका दवाइयों से कोई इलाज नहीं है। इवन देन आपका वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी नहीं बात बनी है, प्लाज्मा से भी नहीं बात बनी है, उसको भी नहीं कारगर माना गया है। जबकि प्लाज्मा के लिए लाइन लगी होती थी, प्लाज्मा के लिए हमें भी फोन आते थे, यार कुछ प्लाज्मा का ये डोनर का इंतजाम करा दो या ये लीड दे दो। हम लीड दे देते थे कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, आता है, देते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर लीड है हमारे पास तो हम देते हैं, शेयर करते रहे कि हाँ आप इनसे फोन कर लीजिए, इनसे फोन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फोन नंबर दे दिए कई लोगों को कि आप इन संस्था से फोन कर लीजिए, ये डोनेट करवाते हैं या ये अरेंज करवा देंगे। कईयों का हुआ, कईयों का नहीं हुआ, मैं नहीं जानता किसका हुआ किसका नहीं हुआ, पर बहुत लोगों को हमने फोन आगे शेयर करे जिसने मांगे कि हाँ आप इधर से हेल्प ले सकते हो। पर अब मेडिसिन जब आएगी या जब वैक्सीन जब आएगी, इसकी शर्तिया बात है कि इसमें ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग होल्ड करेंगे इसको, और सरकार के पास अभी तक बहरहाल कोई नीति नहीं है इस बार कि कहाँ दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। ये तो एक अनाउंस कर दीजिए ना कि अभी ठीक है, अभी नहीं आएगी, फरवरी मार्च से पहले नहीं लगता कि कहीं कोरोना वैक्सीन आने वाली है मार्केट में।
नहीं, फरवरी मार्च में भी किसी हाल में नहीं आ सकती, फरवरी मार्च तक चलो किसी हाल में नहीं आ सकती। मैं ये कह के चलता हूँ कि फरवरी मार्च में आती है, 5 महीने पड़े हैं अभी, तो भी सरकार ने कोई नीति नहीं अनाउंस करी है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेरा ये कहना है। अच्छा, कन्हैया त्रिपाठी जी, सर अच्छा, कन्हैया त्रिपाठी जी कोई कमेंट किया क्या सर? बता दीजिए। जी, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। एक अंदर की बात मैं भी बता देता हूँ कि बिहार में कोरोना को टिकट मिल चुका है चुनाव लड़ने का। अच्छा कैसे? बिहार में कोरोना को टिकट मिल चुका है, बिहार में कोरोना चुनाव लड़ेगा, और तब तक बिहार बंगाल सब चुनाव हो जाएंगे, तब तक ये मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट की बातें करेंगे कि किस तरह बांटी जाए, तब तक चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद में और उसके बाद में जब भी वैक्सीन आएगी, कितने महीनों के बाद आए चलो, जब भी वैक्सीन आएगी उसमें कमाने वाले बहुत कमाएंगे और बहुत मिलजुल कर कमाएंगे, ये मैं इतना जानता हूँ। नहीं, कमाने वालों ने तो अभी भी आपदा में अवसर तलाश लिए है ना। प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, मतलब 60 से 70 लाख रुपए तक जो वसूले जा रहे हैं मरीजों से, ये स्थिति है। और कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी जब होनी चाहिए थी, तो ये खबरें आ रही हैं, मतलब बिल बनाए जा रहे हैं, किसी का 10 लाख का, किसी का 15 लाख का, किसी का 60 लाख का, किसी का 70 लाख का, तमाम इस तरह की खबरें जो है वो आ रही है। अच्छा, कन्हैया त्रिपाठी जी अपने लोगों के साथ अक्सर जुड़ते हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के ओएसडी रहे। उन्होंने बड़े मार्के की बात कही है और कमेंट किया है उन्होंने कि बात किसी और की होती है, बातें कोई और सुनता है। प्रधानमंत्री की आड़ में जो ब्यूरोक्रेसी देश की भोली भाली जनता के साथ खेल खेल रही है, उस पर निशाना लोग कम साधते हैं। ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी के साथ ऑटोक्रेसी और टेक्नोक्रेटिक सिस्टम पर बात करनी चाहिए। और ये बात कन्हैया त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कही है। ये प्रधानमंत्री, देखिए इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है, मैं कई बार डिबेट्स में इस बात को कह चुका हूं कि इस सरकार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार में मेधा की बहुत ज्यादा कमी है, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इस सरकार में चूंकि प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से ज्यादा वो पढ़ा लिखा इस सरकार में है नहीं, तो मतलब राजनीतिज्ञों में तो कोई किसी को लेके आ नहीं सकते। तब देखिए विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद जो है, तो वो दे दिया जाता है एस जयशंकर को। इस सरकार में जो महत्वपूर्ण तमाम सारे काम हैं, सारे मंत्रालय जो हैं, वो तमाम जो है वो एक्स ब्यूरोक्रेट संभाल रहे हैं, आर.के. सिंह से लेकर के हरदीप पुरी तक, और कौन कौन तमाम लोग हैं वो सब संभाल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएएस लॉबी है और मतलब प्रशासनिक लॉबी जो है, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। और ये चर्चा जो है वो सत्ता के गलियारों में आम है कि सारी जो आईएएस लॉबी है वो सीधे सीधे पीएमओ से जुड़ी हुई है, मंत्रियों को बाईपास करके। तो ये जो देश के अंदर चीजें चल रही हैं, और जिस तरीके, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ आपको याद है, मतलब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 200 से ज्यादा विधायक जो थे वो धरने पर बैठे। मतलब ये इतिहास में 70 सालों में पहली बार हुआ है। और किस लिए बैठे? मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो उसमें सबसे ज्यादा विधायक थे, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसको लीड कर रहे थे कि पुलिस जो है वो बेलगाम हो गई है और विधायकों की जो है बात भी नहीं सुनती है। इसको लेकर के 200 से ज्यादा विधायक जो थे वो धरने पर विधानसभा के अंदर बैठे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों की कार्य करने की जो मतलब जो कार्यशैली है, ये निश्चित तौर पे ब्यूरोक्रेसी को एकदम बेलगाम किए दे रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत किसी भी हाल में नहीं है। और इसके मतलब दुष्परिणाम जो ऐसा नहीं है कि विपक्ष भुगतेगा, इसके दुष्परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी भुगतेंगे, और भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भुगत रहे हैं। मतलब एक मेरे मित्र थे, वो जो फोन करके उन्होंने बताया, या पता नहीं वो कितनी बात सही है या गलत है, कि एक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, उनके घर में चोरी हो गई, और वो चोरी की रपट लिखाने के लिए गए, उनकी चोरी की रपट नहीं लिखी गई। अच्छा। और तमाम जो थे कार्यकर्ता और प्रचारक और जिला प्रमुख और संघ के सब लोग थे, उन्होंने पूरा दबाव डाला, और उसके बाद भी जो थी वो रपट नहीं लिखी गई। जब वो ज्यादा दबाव पड़ा तो एसएचओ ने बयान दे दिया कि ये जो है इनकी जो इन्होंने दी है ये फर्जी है। अरे भाई फर्जी तो आप जांच के बाद ही तो फर्जी करेंगे ना, एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी। आप एफआईआर तो दर्ज होती है, फर्जी है सही है वो बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होता है।
इन्वेस्टिगेशन के बाद होता। तो ये स्थिति जो है, ये जो कुल मिलाकर के जो है बहुत खराब स्थिति है। और कन्हैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी और डुप्लीकेसी के साथ जो ऑटोक्रेसी और टेक्नोक्रेटिक सिस्टम, उस पर बात होनी चाहिए, और इस पर लोग बात नहीं करते हैं। और एक और बात बता देता हूँ ना, अब उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। उसके ऊपर भी बात ये है, प्रधानमंत्री सीधे उन ऑफिसर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑफिसर प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसको किसकी कंप्लेंट करेंगे? यस, अब जो नेक्सस जो बन गया वो पीएमओ प्लस वो ऑफिसर्स का बन गया ना। आप ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, उसको पता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। बिल्कुल, चूंकि आप मान लीजिए अगर सत्तारूढ़ दल के सांसद से भी कहते हैं तो सांसद भी कहां जाएगा शिकायत करने? प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता रोज। अब बात ये है, ये सिचुएशन लाने वाले कौन है? ये सिचुएशन लाने वाले खुद पीएमओ है, खुद पार्टी है। तो किसको कंप्लेंट करें बताइए, किसको कंप्लेंट करें हम? जनता किसको कंप्लेंट करे? अब आपको मैं एक और बताता हूं, डॉर्किन लॉ की बात करता हूं, काला कानून की बात कर देता हूं। एनजीटी ने एक निर्णय लिया कि जी जनरेटर नहीं चलेंगे मल्टी स्टोरीज में कहीं भी। फिर एक उसके साथ में एक ये अमेंडमेंट दे दिया कि आप जनरेटर चला सकते हो कॉमन एरिया प्लस लिफ्ट के लिए। फ्लैट में लाइट नहीं रहेगी, लाइट चली जाएगी। अब आप ये बता दीजिए, जनता जो रेजिडेंस में रह रही है वो कमर्शियल यूज नहीं करती है, वो रेजिडेंस के लिए यूज करती है। किसी का ऑक्सीमीटर चल रहा होगा, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, जो मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, क्या वो मल्टी स्टोरी में आप खिड़की खोल दीजिए, मतलब सांस आप गंदी ले लीजिए। एनजीटी का ये मतलब है, आपके घर में लाइट नहीं है तो लाइट आपके यहाँ जनरेटर की सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक। सांस आप जो लेंगे वो जहरीली हवा का, आप खिड़की खोलिए, जहरीली हवा का सांस लीजिए। एनजीटी ये कहना चाहता है क्या? एनजीटी के जो ऑफिसर बैठे हैं, जो ये लॉ पास कर रहे हैं, बिना सोचे समझे लॉ पास कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं इस समय पोल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है, पर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? एनजीटी ने क्यों नहीं ऑर्डर किया पहले? नहीं, मैं एक और बात बताता हूं। एनजीटी ने क्यों नहीं ऑर्डर किया कि जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो जनरेटर लगे हुए हैं, वहां से गैस के कनेक्शन लिए जाएं, गैस के ऊपर जनरेटर चले, डीजल के ऊपर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं ऑर्डर पास किया 6 महीने पहले? क्या एनजीटी सोया हुआ था? एनजीटी अपनी गलती मानता नहीं है, लोगों के ऊपर डाल देता है। एनजीटी की गलती यही है कि 6 महीने पहले क्यों नहीं कहा गया कि सभी सोसाइटीज जो हैं वो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इसको गैस में कन्वर्ट करें। जहां पर गैस के कनेक्शन हैं, जितने जनरेटर सेट हैं वो सारे गैस कन्वर्टर के ऊपर चलेंगे आपके। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं पास किया? गलती सारी बिना सोचे समझे जी आप जनरेटर नहीं चला सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये काले कानून है, बिना सोचे समझे बेवकूफी वाले मैं कहता हूं, बेवकूफी के कानून है। चाहे एनजीटी वाले सुन भी रहे हो, उनको समझ होनी चाहिए कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है उस पे जो है ना एनजीटी बात करेगा ना सरकार बात करेगी। प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो थर्मल कोल पावर स्टेशन हैं, मतलब जो बिजली घर जो कोयले से चल रहे हैं, सबसे बड़े कारण वो हैं। और दिल्ली के आसपास जो है 12 या 13 जो है वो इस तरीके हैं, और जो सीधी उनकी जो गैस है वो सीधी आसमान में जा रही है, उसकी वजह से प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है। और उनके उसमें जो थे वो लगाए जाने थे जो उसके उपचार के यंत्र, तो वो पहले 2017 तक, हाँ, फिल्टर लगाए जाते 2017 तक लगाए जाते, दिसंबर 2017 तक। उसको पहले बढ़ा के 2020 कर दिया गया, उसको फिर आगे बढ़ा दिया गया। तो ये क्यों बढ़ाते जा रहे हैं भाई? इसलिए चूंकि वो निचली बिजली घर हैं और वो कहीं ना कहीं जो है सरकार से जुड़े हुए लोगों के मतलब मित्रों के हैं, तो उनको जो है वो उन पर बर्डन ना पड़े, आर्थिक उन पर बोझ ना पड़े। तो इसलिए मतलब सारा देश, मतलब दिल्ली जो पूरी जहरीली धुआं लेती है और बढ़ाई जा रही, उसके लिए आम आदमी भुगते। जबकि आप देखिए मल्टी स्टोरी में, अमलेदु जी रहने का, मैं मल्टी स्टोरी में रहता हूँ, मल्टी स्टोरी में अगर लाइट चलेगी, मान लीजिए सरकार ने लाइट 8 घंटे नहीं दी,
ठीक है, कोई फॉल्ट हो गया, आप जनरेटर नहीं चलाएंगे। हम लोगों ने पहले, हम लोग बैकअप रखते थे कि यार इमरजेंसी में बैकअप लगा के रखा जाता था। जब मल्टी स्टोरी में आए कि जनरेटर लगा हुआ है, बैकअप हटा दिए गए। या तो लोगों को बोलो जी दोबारा से बैकअप खरीदें क्या। सरकार की जिम्मेवारी, सरकार बिना सोचे समझे कि क्या लोगों को परेशानी हो सकती है। ठीक है, आप इंडस्ट्री के लिए मना कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में आप जनरेटर नहीं चलाएंगे। पहली बात तो वो भी इंडस्ट्री क्यों बंद करेगा, पहली बात तो ये भी है, उनको ये कहा जाए कि आप गैस के सिलेंडर, गैस से चलाइए, जनरेटर चलाइए जितना चला सकते हैं। आप उनको गैस की लाइन प्रोवाइड कराइए अगर इंडस्ट्री के पास नहीं पहुंची हुई है। ये तरीके हैं करने के। ये नहीं है कि आप चाबुक चलाएंगे और जनता को कहेंगे चल भाई हम ये कह दिया तो कह दिया। इसके अगेंस्ट गुड़गांव की कुछ हाउसिंग सोसाइटी गई है कोर्ट में, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या सुनवाई होगी इसमें? कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में कोई सुनवाई नहीं है ना। कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो आधा घंटा से ज्यादा हो गया है हम लोगों को बातचीत करते हुए, और चूंकि आज मंग की बात जो थी वही बड़ी थी और उसके साथ साथ बिहार की भी थोड़ी सी बात हो गई, तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम को यही। जी आज सर एक बात है, आज राजनाथ सिंह जी ने शस्त्र पूजा की और ये कहा अच्छा कि भारत चीन को 1 इंच भी जमीन छीनने नहीं देगा। जो दी गई है मतलब छीन ली। अब जो छीन ली है उसके बारे में कुछ नहीं कहा कि वो लेगा वापिस या नहीं लेगा, या ये कहना चाहिए था ना, पूरा बयान तब होता। नहीं, आज राहुल गांधी ने भी जो है अटैक किया है प्रधानमंत्री के ऊपर, और मतलब आरएसएस प्रमुख जो है उनके मोहन भागवत के ऊपर भी करा है। मोहन भागवत भी करा है कि मतलब इनको मालूम है कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि चीन ने जो जमीन छीनी। तो उसका बहरहाल चीन के साथ तो जो है आरएसएस के पुराने अच्छे रिश्ते हैं। बिल्कुल है, चीन के साथ आरएसएस के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के आरएसएस के रिश्ते पाकिस्तान से भी निकले। हाँ, सबसे ही है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो वो मध्य प्रदेश में ध्रुव और 8 पकड़े गए थे, तो वो आरएसएस के तो थे। हाँ, आरएसएस के कार्यकर्ता थे वो। तो फिर वो ध्रुव सक्सेना और तो चलिए, तो फिर आज की मुझे लगता है कि बातों को यहीं अब विराम देने का समय है। 32-33 मिनट हो चुका है, आधा घंटा सा। और अपने दर्शकों से हम फिर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर आप किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि हम लोग बात करें, तो उस मुद्दे को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर हम बातचीत भी करें, अपने सुझाव भी हमको देते रहिएगा। और अगर आप हस्तक्षेप की मदद करना चाहते हैं, तो आप हस्तक्षेप को मदद भी कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, और हमारी साइट पे जाकर के वहाँ पूरा हमारा डोनेट का एक पेज है, उस पर जाकर के आप कर सकते हैं। तो और वीडियो को आप शेयर जो है वो अवश्य कीजिएगा। कन्हैया जी का चलते चलते एक और कमेंट आ गया है कि विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कन्हैया जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे सारे दर्शकों को भी सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जो मेरठ में वो मथुरा के सारस्वत ब्राह्मण हैं, उन्होंने आज बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि रावण का जो पुतला है उस पर जलाए जाने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो चुका है उसका पुतला नहीं जलाया जा सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं, उन्होंने लक्ष्मण को रावण का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था, और ये बात सही है। हम लोगों के यहाँ भी जो है, मतलब जो ब्राह्मण परिवार है, उनका दशहरे के दिन काली उड़द की दाल बनती है। वो इसीलिए बनती है कि रावण जो था वो ब्राह्मण था। तो ये इतिहास की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लोगों के लिए सम्माननीय है। दक्षिण के बहुत से राज्यों में रावण की पूजा होती है। तो बहरहाल ये विवाद का विषय हो सकता है कि किसके लिए पूज्य है, किसके लिए पूज्य नहीं है। लेकिन बहरहाल विजयदशमी जो है उसके साथ केवल रावण का ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। तो इसलिए विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन चलते चलते एक बात जो छूट गई, और वो विजयदशमी की उस पर याद आ गई कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिया जो है वो सैनिकों के नाम का भी जलाया जाए।
ये महत्वपूर्ण बात जो थी, जो चर्चा से छूट गई, मुझे लगता है कि अपनी चर्चा को समाप्त करने से पहले इस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि जो माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी है या और भी माइथोलॉजी है, उनमें भी जो किसी के नाम पे जो दिया जलता है, वो नाम पे दिया जो है किसी नतात्मा के लिए जलता है। मतलब जहां तक मेरी जानकारी है, स्वामी जी इस बात को ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, या मजारों पे जलता है, दरगाहों पे जलता है, तो वो भी मृतात्माएं होती हैं, उनके लिए जलता है। तो मतलब प्रधानमंत्री ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब तादी थाली का टास्क देना ही जरूरी है क्या? मतलब बिना सोचे समझे हुए अगर अगर आपको जानकारी नहीं है माइथोलॉजी की, और जाहिर सी बात है कि आरएसएस के स्वयंसेवक को हिंदू धर्म की जानकारी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेने देना है नहीं, बिल्कुल भी। उन्हें उन्हें तो उसकी माइथोलॉजी से कोई हो ही नहीं सकती। अगर उनकी हिंदू माइथोलॉजी से और हिंदू धर्म से उनका कोई वास्ता होता, तो 90 साल तक जो है उनकी गणवेश जो है वो खाकी पैंट नहीं होती, सिर पे काली टोपी नहीं होती, चमड़े के जूते नहीं होते, चमड़े की बेल्ट नहीं होती। तो हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो बात सही है। तो मतलब प्रधानमंत्री ये क्या कहना चाहते हैं? स्वामी जी, मैं इस पे तो आपसे प्रकाश चाहूंगा। नहीं, बहुत सही बात है ये। दिया तो उसी के नाम का जलता है जो जो मृत हो गया हो, पूर्वजों के नाम के दिया जलता है। तो इस प्रकार से कोई दिया जलाने का कोई तात्पर्य नहीं है। दिवाली पर दिए जलाए वो एक अलग बात है, वो रोशनी का पर्व मान के होता है, वो अलग बात है। लेकिन किसी के नाम पर दिया जलाए हैं, वो खुशी के दिए हैं, वो खुशी, वो अलग बात है। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से जो है इस चीज का भाव गलत हो जाता है, मैं समझता हूँ। और तो या तो स्पष्ट करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, मतलब जी स्पष्ट संदेश होना चाहिए था, और जिस तरीके से उनका संदेश है, वो मुझे लगता है कि वो गलत भाव जो है वो दे रहा है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस पे स्पष्टीकरण दे भी दें, क्योंकि जब उनको लोग बताएंगे कि बात याद आ गई है। जी अमलेंदु जी, एक और बात याद आ गई है। मोहन भागवत ने ये कहा था कि मोहन भागवत जी ने ये कहा था कि हमें चीन से बड़ा बनना पड़ेगा, फिर हम चीन से टक्कर लेंगे। तो मैं तो ये कहने वाला था कि कोई जो आरएसएस की लाठी लेकर के सब जो है बड़े बनने का प्रयास, चलो मानसरोवर, चलो मानसरोवर सब, चलो सब मानसरोवर होने में समय लगेगा। उनके स्वयंसेवक जो है वो 3 दिन में युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। तो लाठी निकल जाना चाहिए, सीधी सी एक ही भावना निकलती है। देखिए, एक ही भावना निकलती है कि हमें चीन से, यानी हमें केवल युद्ध के लिए तैयार रहना है, ये भावना निकलती है। अब विकास के लिए कोई तैयारी नहीं है, युद्ध के लिए तैयार रहना है, क्योंकि युद्ध के लिए अब क्या है। हाँ, और तो ये मतलब ऐसा बड़े देश, कोई भी बड़े देश होते हैं, वो अपना विकास की बात करते हैं। युद्ध की तो स्थिति जब आए तब बात है, नहीं जब आए वो तैयारी करते हैं युद्ध की। अगर देखिए तो वो तैयारी भी करते हैं अपनी, मतलब जैसी युद्ध की तैयारी भी रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसको गुणगान नहीं करते कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मतलब तैयारी आपके पास कुछ नहीं है और आप जो ढोल पिछ रहे हैं हम लड़ेंगे। अरे भैया, जब लड़ोगे तब लड़ोगे, पहले तैयारी तो कर लो लड़ने की। एक और बात बता रहा हूँ अभी आपको, आप हैरान हो जाएंगे। कार्बाइन जो लगती है सेना की, चाइना से बन के आती है। नहीं, उसका अभी ऑर्डर दिया गया है। कार्बाइन नहीं है आर्मी के पास। हाँ बताइए। कार्बाइन का ऑर्डर, टेंडर अब निकला है, टेंडर फाइनल किया है। अब टेंडर फाइनल हुआ है, कब वो प्रोडक्शन शुरू होगा, कब वो मिलेगा, ये तो है नहीं कि 5 दिन के अंदर सारी सप्लाई हो जाएगी। मूल बात यह है कि सन 47 के बाद से आज तक भारत एक प्रकार से सैन्य महाशक्ति बन चुका है। एक दिन में थोड़ी होती है चीजें, और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो केवल एक टारगेट करके हमें अपनी और देखिए वैसे भी हमें अपनी सेना को मजबूत करना है, अपने सैनिकों को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसकी सेना अपने आप मजबूत होती है। मतलब चीन अगर आज मजबूती से खड़ा है तो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो हम जो है भूखे पेट रह के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। आपकी जनता भूखी हो, आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज को जिंदा रख रहे हैं और आप ये युद्ध की बातें कर रहे हैं, मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं? फिर एक बात और है, फिर युद्ध की बातें ही क्यों केवल है?
करो भी फिर, जवाब दीजिए ना, फिर बातें क्यों, जवाब दीजिए। कब करेंगे फिर? हाँ हाँ। एक और खबर आ रही है, जी। शक्तिकांत दासा जो आरबीआई के गवर्नर हैं, हाँ हाँ हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाँ हाँ, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी। और एक तो और ये रिपोर्ट है अमलेंदु जी जी कि जो ये आरबीआई की रिपोर्ट है कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, सेकंड हाँ, वेव आएगी। आरबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है। अब और आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना कम हो रहा है। नहीं, ये आज की कम नहीं हो रिपोर्ट रहा है, है। आप ये आरबीआई हाँ, की ये आज की रिपोर्ट है। है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया शाम को 6 बजे, तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये बढ़ सकते हैं और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बताइए, ये तो कहा प्रधानमंत्री ने। हालांकि उन्होंने सारी चीजें जनता के ऊपर डाल दी कि जनता को बचना है तो बचे और मरना है तो मरे। मतलब सीधे सीधे उनका कहने का तात्पर्य यही रहा होगा, जहां तक मेरी छोटी समझ है उससे मैं यही समझा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि कोरोना चला गया। प्रधानमंत्री ने कतई नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना नहीं गया है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नहीं, एक तरफ रिपोर्ट आती है दूसरे चैनल की जी, देखिए कोरोना के केसेस कम हो गए। मतलब ऐसे हेडलाइन ऐसे दिखाई जाती है कि जैसे कोरोना खत्म हो गया। ये मीडिया को भी सोच के समझना चाहिए कि ये रिपोर्टिंग करने से पहले क्या चीज का इसका असर क्या होगा। हाँ सर मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कुछ दिन एजेंडा चलाया गया कि कोरोना कम हो रहा है, कोरोना कम हो रहा है, कोरोना कम हो रहा है, और जो ही तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ ज्यादा नजर आई तो कोरोना बहुत है, कोरोना बहुत है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये भी है। तो चलिए, तो फिर अब आज की बातों को एक बात पर स्थिर नहीं रहते, एक बात पर स्थिर नहीं रहते तो और क्या कहें बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सहमत हूँ आपकी बात से। तो कुल मिला के फिर आज की इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करते हैं, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। अपने हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ढींगा जी, आप जो कहते हैं सबसे कह दीजिए, फिर मैं भी उसको दोहरा लूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और फिर कल या परसों फिर मिलते हैं एक नए शुभकामनाएं। सबको दशहरे की शुभकामनाएं भी।